हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज का जो टॉपिक है जी, ये सम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को समझने के लिए वन ऑफ द बेसिक जो है वो लेक्चर है। यानी कि जब भी आपने सम लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है जी असेंबलर डायरेक्टिव्स। अब जब भी आपने समी लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना होता है तो समी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है जी, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन सारी चीजों से मिलकर एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनता है। सही है। अब डायरेक्टिव्स का यहाँ पे क्या रोल है किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में? डायरेक्टिव बेसिकली क्या करता है, ये असेंबलर को पर्टिकुलर डायरेक्शंस देता है कि हमने जो पूरे का पूरा जो कोड लिखा हुआ है, बेसिकली उसको उसने ट्रांसलेट कैसे करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, ठीक है जी, उसको एड्रेस बेसिकली कैसे करना है। अब उसके लिए हमारे पास जो है कुछ डायरेक्टिव्स मौजूद होते हैं जिससे हम बताते हैं उसको कि आपने मेमोरी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है जी, और आपने कोड का सेगमेंट कैसे क्रिएट करना है, या डेटा का सेगमेंट कैसे क्रिएट करना है, या स्टैक का सेगमेंट कैसे क्रिएट करना है। तो ये बेसिक किस्म के कुछ सब डायरेक्टिव्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे पास अगर जो सबसे बेसिक किस्म के जो हैं वो हैं जी हमारे पास ये वाले डायरेक्टिव सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मेमोरी सेगमेंटेशन लेक्चर में समझाया था कि रैम के अंदर कुछ मेमोरी सेगमेंट्स की फॉर्म में बनती है, जिसमें कोड सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है। अब ये सेगमेंट्स जो हैं, अगर हम क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव्स तो हमें प्रोग्राम में लिखने का कुछ फायदा होगा। वो कैसे? अब इसके लिए मैं कुछ डायरेक्टिव्स को यूज करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं डॉट डेटा का अ, की एक डायरेक्टिव देता हूँ तो इसका मतलब है कि असेंबलर रैम के अंदर डेटा सेगमेंट जो है वो क्रिएट कर देगा। सही है। अगर मैं डॉट कोड का डायरेक्टिव देता हूँ इसका मतलब ये है कि जो असेंबलर है वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो रैम के अंदर कोड सेगमेंट क्रिएट कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो है वो डॉट स्टैक लगाता हूँ, इसका मतलब यह है कि वो स्टैक सेगमेंट रैम के अंदर क्रिएट कर देगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, एक तो जब हमने मेमोरी से किसी चीज को रीड करना है या राइट करना है तो हमें बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमें डेटा सेगमेंट का एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है। ये अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो मैंने वहां पे बताया था कि किस तरह से जो है वो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए सेगमेंट के एड्रेस की जरूरत होती है, ऑफ एड्रेस की जरूरत होती है। अब ये तीन जब हम डायरेक्टिव्स देंगे तो बैक एंड पे क्या हो रहा होगा? बैक एंड पे ये सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे होंगे रैम के अंदर। क्लियर? तो कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे तो आप उसमें एक जो है वो चीज यानी कि डायरेक्टिव्स आप जरूर लगाएंगे। अब इसमें एक और डायरेक्टिव का इजाफा करते हैं, वो है जी डॉट मॉडल। मैं बिल्कुल बेसिक किस्म के, बहुत ज्यादा डायरेक्टिव है, मैं तो सिर्फ बेसिक किस्म के आपके साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ एज ए बिगिनर। डॉट मॉडल। अब डॉट मॉडल का जो डायरेक्टिव है बेसिकली क्या करेगा? ये डॉट मॉडल का जो डायरेक्टिव है ना, ये रैम के अंदर मेमोरी रिजर्व करेगा सेगमेंट्स के लिए, यानी कि जो सेगमेंट्स क्रिएट होने हैं ना उसके लिए रिजर्व करेगा मेमोरी को। अब इसके अंदर इसकी वेरिएशंस है, जिसमें डॉट मॉडल स्मॉल है, डॉट मॉडल मीडियम है। डॉट मॉडल मीडियम का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो 64 किलो बाइट्स के अंदर जो है वो फिट होना चाहिए, यानी कि 64 किलो बाइट से बड़ा डेटा आपने नहीं डिफाइन करना या रिजर्व करना, जबकि कोड आपका 64 किलो बाइट्स मेमोरी से ज्यादा जा सकता है। इस तरह डॉट मॉडल कॉम्पैक्ट है, ये आपको बताएगा कि आपका डेटा जो है वो 64 किलो बाइट से ज्यादा हो सकता है, जबकि कोड आपका 64 किलो बाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। इस तरह इसके लार्ज, टाइनी, ह्यूज, डिफरेंट किस्म की इसकी वेरिएशन है। अल्टीमेटली इसका बेसिक मकसद ये है कि उसने मेमोरी को मॉडल करना है रैम के अंदर, उसके साइज में हम वेरिएशन लेकर आ सकते हैं एज पर आवर नीड। तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो मैं डॉट मॉडल के आगे डॉट मॉडल स्मॉल लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो मेमोरी मेरी जो है वो एलोकेट हो गई है हर सेगमेंट को। ठीक है जी। अच्छा, जो कि हम मेमोरी सेगमेंटेशन में इन चीजों को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने जब भी कोई चीज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे जनाब के लेट से x इज इक्वल टू 15। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा तो आपने x इक्वल टू 15 लिखा। ठीक है। अब इस 15 को कहाँ पे सेव करना है? ठीक है। यही बात है कि बैक एंड पे जो आपका असेंबलर है या आपका जो है वो ये कंपाइलर है, ये काम कर रहा होगा, जो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब इसके अंदर भी हम ये काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं, हम मेमोरी लेवल तक चले जाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वो डेटा डेक्लेरेशन डायरेक्टिव जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब जो डेटा डेक्लेरेशन डायरेक्टिव्स हैं उनमें हमारे पास एक डिफाइंड बाइट है, डिफाइंड वर्ड है और डिफाइंड डबल है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। अब लेट्स से ये मेरा डॉट डेटा सेगमेंट है और मैंने यहाँ पर एक्स को रिजर्व करना है, जो मैंने अभी आपको कहा है। मैंने एक्स लिखा, मैंने गैप दिया। अब मैं करूंगा डिफाइन बाइट, डीबी लिख देता हूँ, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है, मैं स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख सकता हूँ। डिफाइन बाइट लिखा। अब इसका क्या मतलब है, मैंने लिखा एक्स डिफाइन बाइट और देन मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से के अब देखिए मैंने यहाँ पे चूंकि इसको डेटा सेगमेंट के अंदर लिखा है, डॉट डेटा के अंदर, तो ये चीज जो है, ये जो एक्स जो है, जो मेरा ये एक कह ले के वेरिएबल है या जो भी मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने इसको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो मैंने इसको यूज करना है, तो मैंने इसको कहीं ना कहीं पे सेव करना है। सही है, हाई लेवल लैंग्वेज में एक्स इक्वल 15 वाला काम खत्म, बाकी काम पूरी कंपाइलर करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ता है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो है वो डेटा सेगमेंट है मेमोरी के अंदर, मेरे पास लेट से कि एक डेटा सेगमेंट जो है वो बन गया, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बन गया, जरा सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब उस डेटा सेगमेंट के अंदर मेरे पास कुछ मेमोरी लोकेशन हैं, और जब तक ये मैं बना रहा हूँ आप मुझे बताएं कि एक मेमोरी लोकेशन में कितनी बिट्स या बाइट्स आ सकती हैं। बताइए जल्दी से मुझे, ठीक है, ये बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल आपने सही सोचा जी, एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट्स आती हैं। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमने बेसिक इसका हमने पढ़ा था। सही है, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो एक मेमोरी लोकेशन में जो है वो 8 बिट्स आ सकती हैं, ठीक है, एक बाइट आ सकती है, एक ही बात है। तो अब ये डिफरेंट मैंने मेमोरी लोकेशन बनाई हुई है। जब मैंने डिफाइन बाइट किया डेटा सेगमेंट के अंदर, ये मैंने डेटा सेगमेंट बनाया, जब मैंने वहां पे डिफाइन बाइट लिखा, ठीक है जी, ये डेटा सेगमेंट है, तो उससे क्या हुआ कि डेटा सेगमेंट के अंदर एक मेमोरी लोकेशन डिफाइंड बाइट क्या करेगा, एक बाइट की मेमोरी मेरे लिए रिजर्व कर देगा। तो इन सारी मेमोरीज में से कोई एक मेमोरी ऐसी है जो मेरे लिए रिजर्व हो गई है, ठीक है। मैंने अभी कोई वैल्यू इसके अंदर सेव नहीं की, सिर्फ अभी रिजर्व की है। तो लेट से अगर मैं लिखता हूं इसको डिफाइन बाइट 32H, ठीक है। अब हमें ये हेक्साडेसिमल नंबर है और ये हमें पता है कि ये 8 बिट्स का हेक्साडेसिमल या 1 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। ये भी चीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस वाले लेक्चर में आपको बताया था। इसका ये है कि अब मेरे पास जो मेमोरी लोकेशन थी एक जो रिजर्व हो गई थी डिफाइंड बाइट और एक्स के नाम से, ठीक है। अब ये मेमोरी लोकेशन जो है इसके अंदर ये 32 जो है वो सेव हो गए। ये 8 बिट्स बनती हैं, हमें पता है कि 3 को लिखना हो 4 बिट्स के अंदर, तो 0 0 1 1 का मतलब 3 है, और 0 0 1 0 का मतलब है 2, यानी कि ये 32 ये बनता है। और ये वाला जो 32 है ये पूरे का पूरा यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके स्टोर हो गया, किसी एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। और इस मेमोरी लोकेशन को मैंने याद रखने के लिए, यानी कि ये नंबर 32 मैंने आगे कहीं इस्तेमाल करना हो, तो मैंने इसको लेबल कर दिया एक्स के साथ, ठीक है। उसका एक नाम रख दिया ताकि मुझे बार बार इसको अगर रेफर करना है तो मुझे जरूरत पड़े, ठीक है जी। तो अगर मैं लेबल नहीं भी करूंगा तो भी ये 32H जो है वो रिजर्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ उसका एक नाम रख दिया है कि मैंने जनाब आगे कहीं यूज करना है तो मैं इसको रेफर कर लूंगा, या आगे जाकर भी हम सीखेंगे जब बेसिक प्रोग्राम्स हम लिखना शुरू करेंगे इसके। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं डिफाइन वर्ड, ठीक है जी, और क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, इससे अभी मैंने वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी के अंदर क्या करेगा, मेमोरी के अंदर मेरे पास अब डिफाइन वर्ड है, तो वर्ड जो है वो 16 बिट्स का होता है, यानी कि 2 बाइट्स का होता है, और एक मेमोरी लोकेशन 1 बाइट या 8 बिट्स की होती है। इस तरह के मेरे पास 2 मेमोरी लोकेशन जो कंजेक्यूटिव होंगी वो मेरे पास रिजर्व हो जाएंगी। और अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर करूंगा
तो वो इनमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वो कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिफाइन वर्ड 1 2 3 4, आगे हेक्साडेसिमल नंबर है। मैं हेक्साडेसिमल में ज्यादा बात करूंगा क्योंकि इसमें आपको असेंबली लैंग्वेज जरा समझ सही में आती है और प्रोसेसर की जो वर्किंग है वो भी समझ आ जाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो 1 2 3 4 है वो इस मेमोरी लोकेशन में यानी कि डेटा सेगमेंट के अंदर दो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर कितनी बिट्स का बनेगा? एक हेक्साडेसिमल नंबर को 4 बिट्स के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 हेक्साडेसिमल 16 जो है बिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये 1 2 3 4 जो है ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में जो है वो रिजर्व हो जाएगा। यानी कि 8 लोअर 8 बिट्स हैं ये मेरे पास। अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं तो 8 बिट्स बनती हैं ये वाली और 8 बिट्स बनती हैं ये वाली। तो लोअर 8 बिट्स किसी एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगी और हायर 8 बिट्स उससे कंसेक्यूटिव अगली मेमोरी लोकेशन में जो है वो स्टोर हो जाएंगी। ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी बिट्स किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगी। ये भी मैं आगे जाके आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ अगेन किसी लेक्चर में आके। तो अभी ये सिर्फ समझना यह है कि हमारे पास ये यहाँ पे रिजर्व हो गई हैं डिफाइंड वर्ड। इसी तरह अगर मैं डिफाइंड डबल डायरेक्टिव यूज करता हूं, ठीक है जी, तो डिफाइंड डबल डायरेक्टिव का मतलब यह है कि अब मेरे पास 32 बिट्स। अब आप खुद ही मुझे बताएं कि ये कितनी मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करना चाहिए। हमें पता है कि एक मेमोरी लोकेशन में कितनी बिट्स हैं जी? 8। बिल्कुल सही सोचा। और डिफाइंड डबल में 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स हैं। ठीक है जी। इसलिए यह है कि ये 4 मेरे पास मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगी। और अगर मैं कोई ऐसा नंबर इसके ऊपर डिफाइन करता हूं जो कि 32 बिट्स का होगा तो उसकी लोअर 8 बिट्स जो हैं यानी कि वो एक मेमोरी लोकेशन में, फिर उससे ऊपर वाली अगली मेमोरी लोकेशन में, उससे ऊपर वाली अगली मेमोरी लोकेशन में, तो कंसेक्यूटिव 4 मेमोरी लोकेशंस में वो डिफाइंड डबल वाला वर्ड जो है, जो भी मैं डिफाइंड डबल में जो भी चीज स्टोर करूंगा वो स्टोर हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है बेसिक प्रोग्राम लिखते हुए। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इन 3 4 की तो हमें जरूरत पड़नी ही पड़नी है। सही है। इनके अलावा वो भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं जो कि हम आस्ते आस्ते डिस्कस करेंगे। इस तरह डॉट एग्जिट है। डॉट एग्जिट जो है ये प्रोग्राम को जो है वो एग्जिट कर देगा, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। ये छोटा सा अगर प्रोग्राम लिखना हो तो ये कोड के अंदर आप जो भी डेटा लिखेंगे, ठीक है, लेट से मैं लिखता हूँ एड ए एक्स बी एक्स, मैंने कोई लिखी वैल्यू, तो ये कोड सेगमेंट के अंदर जाके ये इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होगी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा कि असम्बलर डायरेक्टिव्स का क्या मतलब है और ये बेसिक कुछ असम्बलर डायरेक्टिव्स हैं जो कि हर प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, ये आपको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इनका आना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर है मोड्स जो है वो इसके असम्बली लैंग्वेज के जो मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं या सिंपल कहने के असम्बली के जो मोड्स हैं, किस तरह से हम ये कोड लिख सकते हैं, किस तरीके से हमारा तरीकेकार होता है कोड लिखने का, ठीक है, वो आने वाला लेक्चर है। तो उसके लिए आपको ये बेसिक कुछ जो है वो डायरेक्टिव्स उनकी समझ होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।